क्या नेम है बेटा चैप्टर का? सबके लिए भोजन। आपको भूख लगती है ना? भूख लगती है तो क्या खाते हो आप लोग? सबसे पहले भोजन करते हो, दैट इज खाना जिसको बोलते हो, है ना? तो वो जो खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है। अब तुम लोग बोलोगे नहीं सर हमें खेती से नहीं, राशन के दुकान से मिलता है। तो राशन के दुकान में कहाँ से आता है? खेती से आता है, ठीक है। तो हमें भोजन कहाँ से मिलता है बेटा? खेती से। तो खेती करने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहले खेती का मौसम। तो वनस्पतियों से हमें भोजन प्राप्त होता है, उसके लिए खेतों में फसलों की बुवाई तथा बगीचों में फलों के वृक्षों का रोपण किया जाता है। अब खेती में भी हमें भोजन कब मिलेगा? जब हम वहाँ पर बुवाई करेंगे। बुआई करेंगे मतलब दाने बोएंगे। और जो हम फल लेते हैं वो फल के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बगीचे लगाने पड़ते हैं फलों के, ठीक है। भारत के लगभग 60% भूभाग पर खेती के लिए उपयोग किया जाता है। भारत के कितने प्रतिशत पर खेती होती है? 60% पर। ऋतुओं के अनुसार वर्ष में खेती के दो प्रमुख मौसम हैं। ऋतु मतलब गर्मी, ठंडी और बारिश। इसके हिसाब से हमारे यहाँ पर भारत में प्रमुखता दो मौसम में खेती होती है। एक खेती होती है जून से लेकर अक्टूबर महीने तक, और इस खेती को कौन सी खेती कहते हैं? खरीफ का मौसम। क्या कहते हैं? जो खेती जून से अक्टूबर महीने में होती है तो इस वाले मौसम को हम क्या कहते हैं? खरीफ का मौसम। क्या कहते हैं? उसके बाद इस मौसम में वर्षा के पानी का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। और जून, जुलाई, अगस्त इस टाइम पे बारिश होती रहती है ना, तो ये जो खरीफ की खेती होती है इस टाइम पे वर्षा के पानी का सीधा इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए। अक्टूबर से मार्च तक। फिर दूसरा मौसम कौन सा आता है बेटा? अक्टूबर से मार्च तक की गई खेती को कौन सी खेती कहते हैं? रबी की खेती, मतलब रबी का मौसम कहते हैं। तो दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको सीधे मिल गए। एक, खरीफ का मौसम किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न क्या मिल गया? रबी का मौसम किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न क्या मिल गया? भारत के लगभग कितने भूभाग पर खेती होती है? इस मौसम की फसल के लिए भूमि में रिसा हुआ वर्षा जल, वापसी की मानसून वर्षा और तुषारपात का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है तो उसका जो पानी जमीन में रिस जाता है उसका इस्तेमाल होता है, धीरे धीरे करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मार्च से जून के मध्य जो फसलें ली जाती है उन्हें ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। फिर देखो कुछ तुम लोग गाँव गए रहोगे तो मार्च से जून के बीच में भी कुछ लोग खेती में लगा के रखते हैं, जैसे प्याज लगाते हैं, है ना, और कुछ सब्जियां लगाते हैं। तो उसे धान नहीं, धान जून वाले में लगता है। तो जो सब्जी वब्जी हम लोग गर्मी के मौसम में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक प्रश्न पूछा है, धान की खेती किस ऋतु में की जाती है? तो धान की खेती खरीफ वाले मौसम में की जाती है, जून से अक्टूबर वाले में, ठीक है। अब खेती के कार्य। खेती का कार्य, प्रत्येक किसान का ऐसा प्रयास होता है कि उसके खेत की फसल में अच्छी वृद्धि हो। फसल की अच्छी वृद्धि होने पर उससे अधिक अच्छी उपज मिलती है। तो हर एक किसान यही चाहता है कि हमारे खेत में क्या हो? एक अच्छी तरह की फसल हो, अच्छी वृद्धि हो। जितनी अच्छी फसल की वृद्धि होगी उतनी अच्छी बाद में इनके पास फसल की कटाई भी होती है। भरपूर कृषि उपज के लिए उत्तम जमीन चाहिए होता है, उत्तम बीज और खादें और पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी खेती करनी है, अच्छी उपज लेनी है, अच्छे अनाज लेने हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? उत्तम जमीन यानी अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, उत्तम बीज होना चाहिए, खाद होना चाहिए और पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके लिए परिश्रम भी करना आवश्यक होता है। साथ साथ खेतों की खड़ी फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है और अंत में प्राप्त होने वाले अनाज का सुरक्षित भंडारण करना पड़ता है। ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रहने पर भी सब लोगों के लिए भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। खेती की सुधारित विधियों का उपयोग करने के कारण ही यह संभव हुआ है। पहले हमारे भारत में बहुत कम लोग रहते थे, उसके बाद भी खेती से जो होता था उससे सबको पूछ जाता था। और अब क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन खेती तो उतनी है ना, तो खेती की अलग अलग विधियां अपनाई जा रही हैं, जिससे कि क्या होता है? उपज बढ़ जा रहा है। अब उपज बढ़ रहा है इसलिए ज़्यादा लोगों को भी अनाज मिल रहा है। खेती की विधियां। पारंपरिक खेती। तो जो पारंपरिक खेती ये क्या होती है? पुराने समय की विधि से खेती करते समय
बैल द्वारा खींचे जाने वाले हल तथा फाल का उपयोग करते थे। देखो, इसी प्रकार फसलों को पानी देने के लिए मोट का उपयोग करते थे। मोट मतलब देखो गड्ढा बना है ना चारों साइड, है ना, उसका उपयोग करते थे। किसान के परिवार वाले कटाई तथा मढ़ाई आदि काम स्वयं अथवा बैलों की सहायता से करते थे। अब किसान खेती की ये सब काम यंत्रों से करता है। और अब धीरे धीरे किसान ने क्या किया है, जो काम पहले बैल और खुद घर वालों की सहायता से करते थे, यानी मजदूर लगा कर भी, तो आज वो काम सब किससे हो रहा है, मशीनों के द्वारा हो रहा है या तो यंत्रों के द्वारा हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? खेती की सुधारित प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान, तकनीक। अब खेती कौन कौन से सुधारित विधियों से और पद्धतियों से हो रही है? तो अब क्या आने लगे हैं मार्केट में, यानी दुकानों में, बाजार में सुधारित बीज आने लगे हैं। पुराने समय में किसी एक मौसम में तैयार होने वाली फसल के बीजों का सुरक्षित रखकर अगले मौसम में उनका उपयोग करने की विधि प्रचलित थी। पुराने ज़माने में क्या होता था, किसान ने जो आज फसल बोया, फिर उसकी कटाई करेंगे, अच्छा फसल होगा तो फिर क्या करेंगे, उसको लोग कुछ बीज उपयोग में लाएंगे, खाएंगे, और कुछ बीज के लिए रख देंगे जो अगले साल काम आता था। फिर उसको लोग उसी बीज को अगले साल खेत में बो देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, उससे प्राप्त होने वाली उपज कम होती थी, लेकिन इस विधि से जो उपज होती थी ना, तो अगले साल कम होती थी। ठीक है, अब अनुसंधान यानी शोध यानी सर्च कर करके द्वारा सुधारित बीज तैयार किए जाते हैं। ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, गेहूं जैसी प्रत्येक उपज के लिए सुधारित बीज बाजार में मिलते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। इन बीजों की फसलों में कीड़े भी नहीं लगते। और अब नए बीज वैज्ञानिकों द्वारा, एग्रीकल्चरलिस्ट द्वारा सर्च करके बनाए जाते हैं। ठीक है, शोध किए जाते हैं, और वो जो बीज होते हैं उनसे खेती करने पर क्या होता है, इन फसलों में फिर कीड़े भी बहुत कम लगते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बीजों की फसलें तेज़ी से भी बढ़ती हैं। कुछ बीजों की फसलों तो कम पानी में भी भरपूर उपज देती हैं। ऐसा कौन कैसे हो पा रहा है संभव? क्योंकि वैज्ञानिकों ने इन पर क्या किया है, शोध किया है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियाँ क्या क्या है? तो देखो, खेतों की नई विधि में क्या है, पहला सुधारित बीज मिलने लगे हैं, और सिंचाई की आधुनिक विधियाँ भी आ गई हैं। सही समय पर पर्याप्त पानी मिलने से फसलों की वृद्धि अच्छी होती है। खेती के लिए वर्षा के साथ साथ नदी, तालाब, कुएं के पानी का भी उपयोग किया जाता है। नदियों पर बांध बनाकर और वर्षा के पानी को रोककर पानी का संचय किया जाता है। ऐसा करने पर भूजल का स्तर भी बढ़ता है। पहले क्या आता था, जो नदी का पानी रहता था, तालाब के अंदर, सिर्फ उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आजकल लोग क्या करते हैं, कुएं बना रहे हैं, बोरवेल कर रहे हैं, और भी बांध बना रहे हैं नदियों में, और उस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए करते, जब ज़रूरत हो तभी। तो पहले क्या होता था, जब वर्षा होती थी, नदी बहती थी, तभी पानी मिलता था, तो पानी की भी कमी हो जाती थी। लेकिन अब जो नई विधियों से हो रही है खेती, उसमें पानी हम खुद संचय करके रखते हैं और उसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर कर लेते हैं। इससे क्या होता है, फसलों के लिए पानी की कमी नहीं होती है। समझ में आ रहा है? और ऐसा करने से, नदी और कुआं खोदने से भी क्या होता है, पानी का भू स्तर बढ़ता है, जल स्तर बढ़ता है। नालियों, छोटी नहरों द्वारा फसलों को पानी देने की एक पुरानी विधि है। इन नालियों में बहने वाले पानी का अधिकांश भाग जमीन में रिस जाता है अथवा उसका वाष्पीभवन हो जाता है। अब देखो, ये जो खुले में लोग पानी लगा रहे थे ऐसे में ना, तो क्या हो रहा है, जो पानी जमीन में भी कुछ तो सोखता रहेगा, चलो वो तो ठीक है, भूजल स्तर बढ़ा रहा है। लेकिन जो पानी में डायरेक्ट धूप लग रहा है, तो वाष्प बन के उड़ जाता है, तो उसका कुछ इस्तेमाल हो पाता नहीं है, उल्टा पानी की कमी होती है। ठीक है, फलतः पर्याप्त पानी व्यर्थ हो जाता था। अब सिंचाई की आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इससे पानी की क्या होती है, बहुत बचत होती है। टपक सिंचन, कौन सा सिंचन बेटा, टपक सिंचन और फुहार सिंचन। सिंचन की आधुनिक दो विधियां, कौन सी दो विधियां हैं, टपक सिंचन और फुहार सिंचन। टपक सिंचन की विधि में छिद्र वाले पाइप का उपयोग करते हैं। इससे फसलों की जड़ों के पास आवश्यक पानी बूंद बूंद करके टपकता है, अतः उपलब्ध पानी का पर्याप्त उपयोग होता है। फुहार सिंचन विधि में छोटे बड़े फव्वारों द्वारा फसलों पर पानी का छिड़काव किया जाता है।
अब अगला क्या बेटा, खादें। पहले के जो लोग खेती करते थे वो खादों का उपयोग नहीं करते थे, अब के लोग खाद का उपयोग करने लगे, जिससे क्या होता है, फसल अच्छी होती है, कीड़े नहीं लगते हैं, किसान का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन ये खाद की वजह से थोड़ी हमको बीमारियां ज़्यादा होने लगी हैं। ठीक है, खाद का ज़्यादा उपयोग करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी मात्रा में डालेंगे जितनी ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो फिर हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। खेत में बार बार एक ही फसल लेने पर उसकी उत्पादकता क्रमशः घटती है। अगर जो हमारा खेत, अगर हम बार बार वहाँ पर एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो वो खेत की क्षमता क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, वहाँ उत्पादन कम होने लगता है। इसलिए मिट्टी में खादें मिलाकर हमें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ानी पड़ती है। उत्पादकता मतलब क्या होता है कि उस जमीन में और कितनी ज़्यादा फसल हम लोग ले पाते हैं। इससे फसलों को उपयुक्त पोषक पदार्थों की पूर्ति होती है। खादों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक खाद और एक होता है रासायनिक खाद। अब पढ़ेंगे हम प्राकृतिक खाद। प्रकृति में उपलब्ध खर पतवार और गोबर का उपयोग करके प्राकृतिक खादें प्राप्त करते हैं। रासायनिक खादों का अर्थ है कृत्रिम खादें। इन खादों का खेती के लिए उपयोग विभिन्न रासायनिक घटकों को निश्चित अनुपात में मिश्रित करके किया जाता है। पुराने समय में खेती की विधि में गोबर की खाद, लेंडी की खाद, जैविक खाद, कंपोस्ट खाद जैसी प्राकृतिक खादों का उपयोग किया जाता था, परंतु उत्पादन में शीघ्रता तथा आधुनिक वृद्धि लाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाली हानियां ध्यान में आने लगी हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, हम जो अभी ज़्यादा खादें मिलाते हैं उससे हानि होता है, हमें प्रॉब्लम होता है, हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें भी देखो बताया है। रासायनिक खादों का अनियंत्रित उपयोग करने पर अतिरिक्त खादें मिट्टी में ही बची रह जाती हैं। इससे जमीन की उत्पादकता कम होती है। ऐसी जमीन में धान्य उत्पादन घट जाता है। खेती के लिए पानी का उपयोग करने पर जमीन क्षारयुक्त अथवा खारी हो जाती है। अब हम खेती में जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़मीन क्या होती है, खारी होती जाती है। जिस भाग में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उन स्थानों पर क्षारयुक्त जमीन का अनुपात बढ़ा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण, बांध वाले क्षेत्र के आसपास की जमीनें, नदी तट की जमीनें, यहाँ पर क्षारीय होती है। जमीन क्षारयुक्त होने पर मिट्टी का परीक्षण करके जमीन की कमी को दूर करने के लिए हमें आवश्यक घटक तत्व डाले जाते हैं। ऐसा करने से जमीन की उत्पादकता में वृद्धि होती है। जैसे जमीन क्षारीय हो जाएगी ना, तो जहाँ पर पहले बहुत पानी भरा रहता है वहाँ पर खेती कम होती है, तो वहाँ पर जिन घटकों की कमी है उन घटकों की वृद्धि के लिए वहाँ पर हमें परीक्षण करके, मतलब वैज्ञानिकों द्वारा ज़मीन को चेक करवा कर वहाँ पर आवश्यक तत्व डाले जाते हैं, जिससे वहाँ की ज़मीन ठीक होती है। ठीक है, परंतु इसमें समय और पैसों की बर्बादी होती है। इसलिए रासायनिक उर्वरकों और पानी अत्यधिक उपयोग में नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे जमीन क्षारयुक्त ना हो। इसीलिए हमें अपने फसलों को पानी और खाद वगैरह जो भी हम देते हैं बराबर मात्रा में देना चाहिए। अब आता बेटा हमारा फसलों की सुरक्षा कैसे करें, कि करना चाहिए ना फसलों की सुरक्षा, कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करना चाहिए। कीड़े द्वारा अथवा रोग लगने से फसलों को हानि पहुंचती है। इनसे बचाव के उपाय के रूप में कीड़ों, रोगकारक जंतुओं का विनाश करने वाले कीटनाशक फसलों पर छिड़के जाते हैं, अथवा बीजों को बुआई के समय पहले ही उन पर औषधियाँ चुपड़ दी जाती हैं। तो ये विधि है फसलों की सुरक्षा कैसे करें। अब आता है तुम्हारा अनाजों का भंडारण कैसे करें। खेती के उत्पादनों में वृद्धि लाने के साथ साथ खेतों से प्राप्त अनाजों का ठीक ढंग से भंडारण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अनाजों के भंडारण के लिए कौन कौन सी विधियां उपयोग में करते हैं, तो देखो इसमें दिखाया रहेगा। किसान खेतों से मिलने वाले अनाज को धूप में सुखाकर बोरों में भरकर रखते हैं। ये बोरे घर अथवा बिक्री के बाद गोदामों में या दुकानों में अधिक संख्या में रखे जाते हैं। भंडारित अनाज का विनाश दो प्रकार से होता है। अब जो भंडारित अनाज यानी जो हमने सुरक्षित रखा हुआ है उसका खात्मा, उसका नुकसान दो तरीके से होता है। कैसे होता है, कीड़े, चींटियां, चूहे, घूस द्वारा अनाज का अत्यधिक विनाश होता है। तो पहला क्या होता है, उसमें कीड़े, चींटी, चूहा लग जाता है। फिर नम और वायुरोधी स्थान पर अनाज का संग्रह करने से उसमें फफूंदी लग जाती है।
और अगर हम अनाज को ठंडी जगह में रख देंगे तो उसमें क्या लगता है बेटा? फफूंदी। अचार देखो उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद लगता है ना, उस तरह अनाज में भी लग जाता है और वह खाने के लायक नहीं रहता। कीड़ों तथा चींटियों के उपद्रव से अनाज की सुरक्षा के लिए अनाज के संग्रह वाले स्थान पर उपयुक्त दवाओं का छिड़काव करते अथवा अनाज के भंडारण के चारों ओर फैला देते। तो कीड़ों उड़ों से बचाने के लिए वहाँ पर चारों तरफ द्रव का छिड़काव करते या पाउडर का। अनाज के भंडारण में नीम की पत्तियाँ भी मिला देते हैं। बाजार में अनाज के भंडारण में रखे जाने वाले संरक्षक रसायन भी मिलते हैं। उनकी गंध के कारण अनाज में कीड़े नहीं लगते। अनाज का संग्रह करने वाली जगह को पर्याप्त शुष्क यानी गर्म रखा जाता है थोड़ा, जिससे अनाज में फफूंदी ना लगे। साथ ही यह सावधानी भी रखते हैं कि उस स्थान पर हवा का आना जाना होता रहे। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर हवा का आना जाना लगा रहे, मतलब हवा आती जाती रहे, लेकिन मौसम ज़्यादा ठंडा होना नहीं चाहिए। समझ में आया?